हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के जो है पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आंसर दे। कहा था आज विश्व के किसी न किसी हिस्से में अशांति का वातावरण बना हुआ है। कहीं अशांति का कारण बेरोजगारी, तो कहीं जो है साम्राज्य के विस्तार की जो आकांक्षा, कहीं देश को जो हड़पने का षड्यंत्र। परिणाम स्वरूप बहुत से देश अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर भी नहीं दे पा रहे हैं। कभी उन्हें बाहरी शक्तियों द्वारा फैलाई गई अशांति अपने कदम पीछे खींचने को विवश कर देती हैं। कभी आंतरिक शक्तियाँ ऐसे वातावरण ऐसे वातावरण में प्रगति के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, विश्व का अधिकांश जनधन विकास की जगह सुरक्षा के संसाधनों का व्यय हो रहा है। कहावत है कि जो है शांतिचित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है। किसी को कोई काम सौंपते समय यही कहा जाता है कि शांति के साथ जो है मनन करोगे तो यह काम जो है तुमसे ज़रूर जो है सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, विश्व को भी यदि आगे बढ़ना है तो उसे भी जो है नित नए उपाय तलाशने होंगे, जो जो दोस्ताना और शांतिपूर्ण वातावरण में ही तलाशे जा सकते हैं। जब तक एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे से जो है भय बना रहेगा, तब तक जो है उसका साथ साथ बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य विश्व शांति में ही छिपा है। चारों ओर शांति होगी तभी वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ भी सबसे जो है मिल पाएगा। अब क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, कि गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, सौहार्दपूर्ण, तो ऐसा तो पैसेज में था नहीं। फिर है कि बंधुत्व, ये भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह है आपको शांत, तो शांत भी नहीं बल्कि अशांत था। ठीक है, तो पैसेज में जो है, पैसेज के अनुसार देखिए, गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है, अशांत वातावरण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, तथा बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो 92 का देखिए, कहता है कि जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का अत्यधिक व्यय, ये भी नहीं था। फिर दूसरा है कि शिक्षा व्यवस्था पर अधिक व्यय, ये भी पैसेज में देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक व्यय, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तीसरा है कि शहरी विकास का अत्यधिक व्यय, ये भी नहीं। ठीक है, तो बहुत से देशों द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराने का मुख्य कारण क्या है, तो सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक व्यय। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है। ठीक है, विश्व की प्रगति के लिए पहला है नए नए आविष्कार। ठीक है, दूसरा है कि भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता। तीसरा, विश्व में शांति की स्थापना और नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण। तो सबसे उपयुक्त आंसर विकल्प जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विश्व में शांति की स्थापना। विश्व की प्रगति के लिए जो है सर्वप्रथम क्या आवश्यक है, तो विश्व में शांति की स्थापना अकॉर्डिंग टू पैसेज। नेक्स्ट 94 है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है। तो देखिए, यहाँ पे जो है कहता है कि जब नित्य नए आविष्कार किए जाए। दूसरा है कि जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक वर्ग विशेष तक पहुँचाया जाए। सी है जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण हो। ठीक है, और डी है कि जब जो वैज्ञानिक आविष्कारों की होड़ में जो है सभी शामिल हो जाए। ये गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, तो वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है, अकॉर्डिंग टू पैसेज जाएंगे तो जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम वातावरण हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सबका साथ सबका बढ़ना, ठीक है, संभव क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण कह रहा है कि सब विश्व शांति के अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं, एक दूसरे के प्रति जो है अविश्वास का भाव बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं सही है। उन्नति का रहस्य सिर्फ एक देश के पास है, ये भी गलत है। कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता, सब बढ़ना चाहता है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता साथ साथ शब्द क्या है। साथ साथ शब्द क्या है, तो यह है पुनरुक्त। ठीक है, पुनरुक्त शब्द, साथ साथ शब्द क्या है, पुनरुक्त शब्द है। ठीक है, न कि विलोम है, न कि पर्यायवाची है, न कि
अनेकार्थी है, साथ साथ है पुनरुक्त शब्द। फिर देखिए 97 है, बेरोजगार शब्द में उपसर्ग क्या है? बेरोजगार शब्द में उपसर्ग है बे। ठीक है, बेरोजगार शब्द में उपसर्ग क्या है? बे है। ठीक है, तो बेरोजगार शब्द में उपसर्ग क्या है? बे। उपसर्ग होता है जो पहले आता है, प्रत्यय जो बाद में आता है। ठीक है, तो बेरोजगार में बे उपसर्ग है। 98 देखिए, 98 है कि शांति चित ही बेहतर विकल्प खोज पाता है, से क्या तात्पर्य है? तो पहला कहता समाज में शांति की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा कहता शांत भाव से सोचे गए विचार व कार्य श्रेष्ठतम परिणाम देते हैं, तो बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, शांति चित्त से बेहतर कोई विकल्प नहीं। ठीक है, फिर कहता सभी को शांत मन का होना चाहिए, ऐसा नहीं, बी ऑप्शन होगा कि शांत भाव से सोचे गए विचार व कार्य श्रेष्ठतम परिणाम देते हैं। 99 है कि किस शब्द में प्रत्यय हैं? ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला है विकास, ठीक है, दूसरा है आपको आर्थिक, तो आर्थिक में जो है प्रत्यय हैं। ठीक है, प्रत्यय हैं आर्थिक में, रक्षा में नहीं है, गठन में नहीं है, विकास में नहीं है, बल्कि आर्थिक में। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गए कहता पदांश को पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न का विकल्प दे। कहता अप्रैल की एक सुबह थी, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रही थी, धूप करीब आ रहा था। ठीक है, कौवों के प्रजनन का समय, घोंसले के लिए यहाँ वहाँ चीज़ें बटोरते जगह जगह नजर आते थे कौवे। ठीक है, घर के सामने ही खुली जगह में बनने वाला था कोई मकान, नींव के लिए खोदी जा रही थी जमीन, वहीं किनारे से लगा गया था बिल्लियों का ऊंचा ढेर, बलियों का ऊंचा ढेर। ठीक है, बगल बगल ही डाल दिया गया था मजदूरों का जो है अपना झोपड़ा, उसी थोड़ी सी जगह में खेलते रहते थे मजदूरों के बच्चे, सुबह शाम मंडराता रहता था एक जो है मरधिल्ला सा कुत्ता आसपास। कौवा जैसे ही उतरता था मैदान में लेने को कोई तिनका रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा, भौंकते हुए जो है देखिए यहाँ पे झपट्टा मारता था। ठीक है, फिर कहा था कि थकाते रहते थे दोनों एक दूसरे को देर तक, कौवा उड़ता और बैठ जाता जो है बलियों पर जाकर। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि घर के सामने ज़मीन क्यों खोदी जा रही थी? तो देखिए, घर के सामने बच्चों के खेलने के लिए, तो ऐसा नहीं, मजदूरों की झोपड़ी के लिए, ये भी जो है सही नहीं होगा, कोई मकान बनाने के लिए, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कोई मकान बनाने के लिए, फिर तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने के लिए नहीं। नेक्स्ट, कविता में कौन सा बिंब नहीं है? कविता में कौन सा बिंब नहीं है? तो खेलते हुए बच्चे, ठीक है, बिंब नहीं है। फिर है कि अंडे सेते हुए कौवे, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर है कि कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए क्यों उतरता था? तो देखिए, यह है कि मजदूरों को चिढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं, कुत्तों के डराने के लिए, ये भी नहीं, बच्चों के साथ खेलने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? कौवा जो है कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? तो कहता है कि कौवा जो है बहुत बलशाली था, ऐसा भी नहीं है। फिर बी है कि बच्चे कौवे के साथ साथ दे रहे थे, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो फिर कहता है कौवा उड़कर बलियों पर बैठ जाता था, तो सी ऑप्शन होगा, कुत्ते का ध्यान भटकता था। फिर है कि मरधिल्ला का क्या अर्थ है? तो 104 का देखिए, मरधिल्ला का है दुबला पतला, मरधिल्ला का अर्थ है दुबला पतला। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कौवे और कुत्ते के झगड़े के बीच हो रही थी? तो कौवे और कुत्ते के बीच बटोरना, ऐसा नहीं, बल्कि छकाना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखिए पेडागोजी, कहता उत्पादक शब्दावली है। ठीक है, 106 का उत्पादक शब्दावली क्या है? वे शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। उत्पादक शब्दावली क्या है? तो वे शब्द हैं जिन्हें हम बोलने व लिखने में प्रयोग करते हैं, तो उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है, बोलते हैं या फिर लिखते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक शब्दावली। ठीक है, बोलना और लिखना को क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक हो गया, और एक होता है आपको सुनना। ठीक है, सुनना और जो है पढ़ना, ये क्या है? तो सुनना और पढ़ना जो है ये ग्रहण करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रहणात्मक, ठीक है, कौशल जिसे कहते हैं। तो ये सुन के, ठीक है, सुनकर और जो है पढ़कर ग्रहण करते हैं,
तो ग्रहणात्मक होगा, उत्पादक हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि भारत की विद्यालयी शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? 107 में देखिए तो कार्यालयी भाषा ये नहीं है, बहुभाषी नहीं है, मातृभाषा आधारित बहुभाषा, बल्कि त्रिभाषा सूत्र है। ठीक है, तो भारत की जो है विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहता है पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे खाली स्थान द्वारा बढ़ावा मिलता है। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन श्रव्य भाषावाद। तो पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे श्रव्य भाषावाद द्वारा जो है बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है कि सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि 109 का होगा ए ऑप्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती हैं। सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए जो है आवश्यक तरीके प्रदान करते हैं। ठीक है, कहा एक समान कौशल को विधियों तरीकों के माध्यम से अनेक बार सिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। भाषा अधिगम के लिए अधिगम शब्दावली आवश्यक है नहीं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों द्वारा उन्हें बोलने व लिखने की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करते हैं। बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती हैं। वह जो है क्या करती हैं? तो 110 का देखिए तो वह जो है प्रतिपुष्टि करती हैं, न कि उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, और आकलन के बाद की गतिविधि बल्कि प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट फिर ऐसी गतिविधि जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं के सिखाने में इन गतिविधियों को कहा जाता है। तो 111 का देखिए 111 का जो हो जाएगा इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो नियमकारी देना। ठीक है, न कि जोड़े समूह अभ्यास बल्कि नियमकारी देना। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटती हैं और उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती हैं। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है तब उनकी मदद जो है कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। इसे क्या कह सकते हैं? तो 112 का बी ऑप्शन सहायता करना। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सहायता करना। नेक्स्ट है कि अर्थ के लिए अनुमान है। तो 113 का होगा बी ऑप्शन, यानी क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया है, इसे सीखना, इसे समझना है। ठीक है, तो अर्थ के लिए अनुमान है कि क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया, इसे समझना क्या है। ठीक है, न कि ये सब है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए विशेष सामग्री का पढ़ते समय अनुमान लगाना, ऐसा नहीं है। फिर विशेष सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये भी नहीं। विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना। ठीक है, तो सी ऑप्शन। तो शिक्षार्थियों के पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है, विशेष सामग्री को सिर्फ पहचानना। ठीक है, ये जो है वकालत नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है कि मीना किसी जो है विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती हैं। ठीक है, और स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे? तो देखिए इसको कहेंगे सक्रिय शब्दावली नहीं, इसको निष्क्रिय शब्दावली कहेंगे। ठीक है, नवीन शब्द नहीं कहेंगे, कठिन शब्द नहीं, बल्कि निष्क्रिय शब्दावली कहेंगे। नेक्स्ट फिर है कि एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करता। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए 3 प्रतिदिन विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को लेती हैं तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती हैं। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं? तो यहाँ पे जो होगा देखिए 116 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी आधारभूत, यानी BICS। ठीक है, तो देखिए क्या कर रही है, तो कक्षा को 5 के समूह में बांटकर ठीक है उन्हें समूह में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती हैं। ठीक है, बाद में प्रत्येक समूह से एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने को कहती है। अब देखिए जो दिन प्रतिदिन जो रोज़मर्रे की जो भाषा होती हैं, ठीक है, उन्हें शामिल कर रहे हैं, इसे कहते हैं BICS बोलते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, जो ऑफिशियल होगा उसको CALP कहेंगे, और जो दिनमर्रा के रूप में यूज होगा उसको क्या कहेंगे? BICS। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान
जो है विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किया गया आकलन है। तो देखिए, तो 117 का क्या हो जाएगा? 117 का कहता है कि शिक्षार्थियों का आकलन अधिगम के लिए आकलन है। क्या कर रहा है? तो अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किया गया आकलन ये कहलाता है आपको अधिगम के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को खाली स्थान के रूप में अनुमोदित करती है। तो कहता है त्रिभाषा सूत्र एक भाषा, त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा, बिल्कुल। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को जो है त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में अनुमोदित करती है। 119 नंबर, 119 है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? तो यहाँ पे कहता है 22 भाषाएं, तो बिल्कुल 22 भाषाएं हैं, न कि 18, न कि 26, न कि इतना, ठीक है। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, ठीक है। अब देखिए 120 है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो उत्पादक अभी बताए थे, उत्पादक, ठीक है। तो 120 का क्या होगा? तो वे सब जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो लिखकर या फिर बोलकर, ठीक है, लिखकर या फिर बोलकर, लिखते हैं बोलते हैं, इसमें ये होता है आपको उत्पादक शब्द संपदा, ठीक है। उत्पादक शब्द संपदा क्या होता है? तो लिखकर, ठीक है, लेखन और वाचन, ये क्या कहलाता है? उत्पादक शब्द संपदा कहलाता है, ठीक है। और ग्रहण कर, अब देखिए एक तो ग्रहण जो है ग्रहणात्मक कौशल। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन होता है? तो जिसे हम सुनते हैं, सुनना और पढ़ना, ठीक है, सुनना और पढ़ना, ये होता है आपको ग्रहणात्मक कौशल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, 30 क्वेश्चन जो है पूर्ण हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।